हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है अपन जीआई का एक छोटा टॉपिक है, लेकिन उसके ऊपर से क्वेश्चन जो है वो एक दो बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। बिल्कुल सिंपल सा है, उसको आप इजीली समझने के बाद में क्वेश्चन जो है वो इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो डिजीज है GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो देखिएगा, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, GERD। तो एग्जाम में आपके GERD सिंपल लिखा हुआ भी आ सकता है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म का पता होना चाहिए। ये जिस तरह इसकी टर्म है, टर्म को अगर अपन देखें कि हमें इससे कोई वहां पे क्लू मिल रहा है क्या, तो ये कह रहे हैं गैस्ट्रो और इसोफेजियल, मतलब स्टमक और इसोफेगस जो है वो इन्वॉल्व रहेगी। रिफ्लेक्स, ये इसकी स्पेलिंग देखिए REFLUX है, रिफ्लेक्स। इस रिफ्लेक्स का मतलब होता है बैक फ्लो। तो ऐसी डिजीज जिसके अंदर गैस्ट्रिक और जो इसोफेगस है उसके अंदर रिफ्लेक्स हो रहा है, बैक फ्लो है। तो अब आप देखिएगा, अगर हम यहाँ पे इसोफेगस को ड्रॉ करें और ये यहाँ पे हम जो ड्रॉ करें स्टमक को, तो अब देखिएगा कि ये गैस्ट्रोइसोफेजियल मतलब ये इसोफेगस होगी, ये गैस्ट्रिक किसको हम बोलेंगे, स्टमक को। तो यहाँ पे ये कार्डियक स्फिंक्टर हो गया और यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर, तो ये स्टमक और ये इसोफेगस। अब ये कहता है बैक फ्लोर है, तो ऑफ कोर्स इसोफेगस से तो स्टमक के अंदर कंटेंट आता ही, उसमें तो नई बात नहीं है। बैक फ्लो का मतलब है कि अब स्टमक से कंटेंट कहाँ जा रहा है, इसोफेगस के अंदर जा रहा है। तो ऐसी डिजीज जिसके अंदर जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो इसोफेगस के अंदर जाए, और हो सकता है वहां पे वोमिटिंग भी देखने को मिले, हो सकता है कि वो जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो सिर्फ इसोफेगस के लोअर पोर्शन तक ही वहां पे रह जाए, उस डिजीज को हम बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो अब बात हम यहाँ पे अगर देखें तो हमें ये पता लगेगा भाई नॉर्मल कंडीशन में ऐसा क्यों नहीं होता। भाई अगर नॉर्मली हमारे अंदर वहां पे जो रिफ्लक्स है वो क्यों नहीं आता, तो वहां पे उसका जवाब मिलता है कि हमारे अंदर जो ये कार्डियक स्फिंक्टर है, जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, जिसको हम दूसरा नाम क्या लेते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर, यह जो है वो फंक्शनली बहुत एप्रोप्रिएट वहां पे वर्क करता है। लेकिन जिनके अंदर GERD होता है उनमें देखा गया है कि ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है ये इनकम्पिटेंट हो जाता है, ये पूरा फंक्शनल हो जाता है, ये अपना काम जो है वो अच्छे से नहीं कर पाता। इसका काम क्या है कि जब स्टमक के अंदर कंटेंट आ गया तो ये जो गैस्ट्रिक कंटेंट है इसको हम सिर्फ स्टमक में रोकने के लिए जो ये कार्डियक स्फिंक्टर है इसको क्लोज कर दिया जाता है, और पाइलोरिक स्फिंक्टर को भी क्लोज कर दिया जाता है, ताकि जो फूड है वो HCl और जितने भी गैस्ट्रिक जूस है उनके साथ मिक्स हो अच्छे से और वो कायम बना ले वहां पे। लेकिन GERD में क्या होता है कि स्टमक के अंदर जब कंटेंट आ जाता है और जब वो अच्छे से मिक्स होने लगता है, तो ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है ये पूरा अच्छे से क्लोज नहीं हो पाता, और वहां पे जैसे स्टमक के अंदर कंटेंट आएगा वहां पे प्रेशर बढ़ेगा स्टमक के अंदर, तो वहां से ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है ये हल्का सा वहां से खुला रह जाता है, और यहां से ये कंटेंट है ये इसोफेगस के अंदर वहां पे चला जाता है। ठीक है, अब हमें ये पता है भी स्टमक के अंदर जो HCl है उन सब से बचाने के लिए वहां पे जो प्रोटेक्टिव या डिफेंसिव वहां पे फैक्टर्स हैं जो हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोजा को बचाते हैं, लेकिन वो चीज इसोफेगस के अंदर नहीं पाई जाती। जिस तरह वहां पे बहुत ज्यादा जो म्यूसिन नेक सेल है ये पाई जाती है कहां पे, स्टमक के अंदर, पूरे स्टमक के, जिस तरह कार्डिक पार्ट है, फंडस है, बॉडी है, पाइलोरस है, चारों के अंदर वहां पे म्यूकस नेक सेल जो पाई जाती है, जो क्या सिक्रीट करती है, म्यूसिन सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट करती है, म्यूसिन सिक्रीट करती है। तो ये जो म्यूकस नेक सेल है, जो म्यूकस नेक सेल है ये स्टमक में तो पाई जाती है, लेकिन ये इसोफेगस में वहां पे नहीं पाई जाती। इसके अलावा वहां पे जो गोबलेट सेल है ये भी पाई जरूर जाती है, लेकिन उतनी नहीं पाई जाती जितनी स्टमक में पाई जाती है। उसके अलावा वहां पे जो स्टमक के अंदर जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वहां पे प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है, यह इसोफेगस के अंदर नहीं पाई जाती। तो अब ये चीजें वहां पे नहीं हैं, तो वो कहता है कि इन वजहों से जो एसिड का सिक्रीशन अगर स्टमक से निकल के इसोफेगस में जा रहा है, तो ये वहां पे जाके क्या कोज कर देगा, अल्सर कोज कर देगा। वहां पे जो इसोफेगस की म्यूकोजा है वहां पे इरोजन हो जाएगा,
डैमेज कर देगा म्यूकोजा का, वहां पे क्या बन जाएंगे, अल्सर बन जाएंगे वहां पे। और ये अल्सर अगर आपने वहां पे लंबे टाइम तक वहां पे अगर देखने को मिलते रहे तो यह कैंसर भी कोज कर सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी डिजीज है, इसके बारे में सिंपल सा ही कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भी GERD में क्या होता है, तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसका बैक फ्लो हो जाता है कहाँ पे, ईसोफेगस के अंदर। हो सकता है ये बैक फ्लो ईसोफेगस के लोअर पोर्शन तक ही हो, ऊपर वहां पे ना जाए। हो सकता है ये जो है वोमिटिंग करवा के वहां पे हमें पता लगे। हो सकता है ये सिक्रेशन हमारी ओरल कैविटी तक आए, वोमिट ना हो लेकिन हमारी ओरल कैविटी के अंदर जिस तरह खट्टी डकारें हैं या जो है वो सोर टेस्ट जो है वो वहां पे देखने को मिले, खट्टा जो स्वाद है वो जीभ के ऊपर आता रहे, खाने का जी नहीं करे, तो ये सब सिम्टम वहां पे अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो ये इसकी सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है भाई। ये अगर बहुत ज्यादा वहां पे इनकम्पिटेंट हो गया अगर कार्डिक स्फिंक्टर, तो वहां पे काफी ज्यादा जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो ईसोफेगस के अंदर आएगा और हो सकता है वो वोमिटिंग में भी आ जाए। हो सकता है ये इतना मतलब इनकम्पिटेंट नहीं है कि हल्का फुल्का जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो लोअर पोर्शन तक ये आके रुक जाता है, तो वहां पे सिम्टम जो है वो लोअर पोर्शन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर ये GERD लंबे समय तक चला तो ईसोफेजियल अल्सर देखने को मिलेगा। और आपको पता है ईसोफेजियल अल्सर जो है वो किसका एक टाइप है, पेप्टिक अल्सर का टाइप है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पेप्टिक अल्सर तीनों में भी कोज कर सकता है, और हो सकता है ये अकेला जो है ईसोफेजियल जो अल्सर है सिर्फ उसी को ही कोज करे। मोर चांस ये है ईसोफेजियल अल्सर ज्यादा यहाँ पे ये कोज करने का वहां पे इसका चांस रहेगा। तो ये गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के बारे में हमने एक बारी इंट्रोडक्शन वहां पे दिया है कि जो इनकम्पिटेंट होने के कारण किसका, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर या वहां पे उसको कार्डिक स्फिंक्टर हम बोलते हैं, उसके कारण जो गैस्ट्रिक कंटेंट है जिसके अंदर बहुत हाई एसिडिक जो मीडियम है वो कंटेंट जो है वो इसोफेगस के अंदर वहां पे मूव कर रहा है, जिसकी वजह से वहां पे जो है इरोजन देखने को मिलेगा इसोफेजियल म्यूकोसा के अंदर। अगर ये प्रोलॉन्ग चलता रहा तो वहां पे इसोफेजियल कैंसर या वहां पे प्री कैंसरस जो स्टेज है जिसको हम बैरेट इसोफेगस बोलते हैं वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अब अगर हम इसके अंदर देखें तो हम यहाँ पे इसके बारे में लिख सकते हैं कि बैक फ्लो ऑफ gastric content along with gastric juice into esophagus। बस सिंपल सा कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो किसके साथ मिक्स होंगे, वहां पे गैस्ट्रिक जूस होगा स्टमक में, उसके साथ मिक्स होके वहां पे कहां पहुंच जाएंगे, ये इसोफेगस के अंदर पहुंच जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, GERD। ये होता क्यों है, तो इसका भी आप रीजन यहां पे लिख सकते हो, ड्यू टू इनकम्पिटेंट। इनकम्पिटेंट का मतलब है कि जो उसका फंक्शन है वो अब नहीं कर पा रहा है, पुअर फंक्शनिंग वहां पे देखने को मिलेगी। तो ड्यू टू इनकम्पिटेंट कार्डियक स्फिंक्चर, जो कार्डियक स्फिंक्चर है वो वहां पे इनकम्पिटेंट हो गए, उसकी वजह से वहां पे ये आपको देखने को मिलेगा। इसकी वजह से अब क्या हो रहा है, वहां पे डैमेज या आपने बोल दिया इरोजन हो गया। वहां पे इरोजन का मतलब है कि वहां पे जो उसकी इसोफेगस की म्यूकोजा है वो फट गई, वहां पे कट लग गए हैं, इरोजन हो गया, वो वहां से छिल गई है। तो डैमेज या इरोजन ऑफ इसोफेजियल म्यूकोजा। तो बस ये इतनी सी बात है यहाँ पे। ठीक, अब हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं भाई ये हो क्यों रहा है, क्या ऐसा कारण है कि वहां पे ये सब चीजें हमें वहां पे देखने को मिल रही है। तो वो कहता है ईटियोलॉजी उसकी क्या है। तो ईटियोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो वो कहता है कि हर वो वजह जो एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज करता है, जहां पे एब्डोमेन के अंदर प्रेशर अगर लंबे समय तक वहां पे इंक्रीज रहेगा तो वो जो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेशर इंक्रीज की वजह से जो स्टमक है वहां पे, स्टमक किसका ऑर्गन है, एब्डोमिनल कैविटी का, तो उसकी वजह से क्या प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से कार्डियक स्फिंक्टर के ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो उस प्रेशर के कारण जो है वो ओपन हो जाता है और उसकी वजह से गैस्ट्रिक जो कंटेंट है वो इसोफेगस में चला जाता है। तो अब ये कहता है कि हमें ईटियोलॉजी के अंदर पता यहां पे ये लग गया कि क्यों हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज
एब्डोमिनल प्रेशर। अब देखिएगा एब्डोमिनल प्रेशर किन किन कंडीशनों के अंदर इंक्रीज हो सकता है। तो एक आपने वहां पे बता दिया कि अगर वहां पे प्रेगनेंसी है, तो बिल्कुल प्रेगनेंसी होगी तो जो यूट्रस है वो कौन सी कैविटी में आ जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में। तो जब एब्डोमिनल कैविटी में आएगा तो वहां पे एब्डोमिनल कैविटी में क्या कर देगा, प्रेशर इंक्रीज कर देगा। इसके अलावा वो कहता है अगर उस पेशेंट में एसाइटिस है, क्या है, एसाइटिस है, मतलब जो पेरिटोनियल कैविटी है उसके अंदर किसी भी वजह से, हो सकता है एल्बुमिन की कमी से, हो सकता है लीवर डिजीज की वजह से, हो सकता है वहां पे कोई पेप्टिक अल्सर वगैरह हो, वो जो है परफोरेट कर गया हो और जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो कहाँ इकट्ठा हो गया, पेरिटोनियल स्पेस में, तो उसकी वजह से वहां पे एसाइटिस हो सकता है वहां पे अपेंडिक्स रप्चर हो गई हो सकता है वहां पे इंटेस्टाइन है वो परफोरेट कर गई हो। किसी भी वजह से अगर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर वहां पे फ्लूइड कलेक्ट हो गया है या फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे वहां पे, कि वहां पे एसाइटिस हो गया है। एसाइटिस का मतलब है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल स्पेस। तो यहाँ पे कहते हैं अगर एसाइटिस है, प्रेगनेंसी है, उसकी वजह से वहां पे ये चीजें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा और अगर अपन बात करें तो हम बोल सकते हैं ओबेसिटी। क्या बोल सकते हैं, ओबेसिटी, जो मोटापा है वो भी, जिस तरह आपको पता है कि अगर बहुत ज्यादा वहां पे एडिपोज टिश्यू है वो एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर वहां पे एक्यूमुलेट हो गए, कलेक्ट हो गए, तो वो वहां पे एब्डोमिनल का प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा। तो प्रेगनेंसी, ओबेसिटी और एसाइटिस ये भी वहां पे कारण रहता है इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर का, जिसकी वजह से वहां पे आपको क्या देखने को मिल सकता है, GERD देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम वहां पे देखें तो वो कहता है कि हो सकता है वहां पे एक हाइटल हर्निया वर्ड सुना होगा आपने, अगर किसी पेशेंट में हाइटल हर्निया हो जाता है तो वहां पे भी GERD देखने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, हाइटल हर्निया। अब ये कहता है भी ये हाइटल हर्निया क्या चीज है। वैसे तो ये हर्निया का टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर ये वर्ड आया है तो हम इसको बताते हैं कि जिस तरह ये इसोफेगस और हमने स्टमक दिखाया है, यहाँ पे ये कहता है कि ये जो इसोफेगस है ये डायाफ्राम जो है उसको पेनिट्रेट करके जो है वो थोरेसिक कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी में आती है। क्योंकि डायाफ्राम का काम क्या है कि वो सेपरेट करता है किसको, थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को। ठीक है, तो डायाफ्राम से ऊपर की तरफ क्या है थोरेसिक कैविटी, नीचे की तरफ क्या है एब्डोमिनल कैविटी। अब ये कहता है कि जो डायाफ्राम को चीरती हुई, पेनिट्रेट करती हुई जो इसोफेगस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में आती है, उस ओपनिंग को हम बोलते हैं हाइटस। क्या वर्ड यूज करते हैं, हाइटस। तो देखिएगा ये जिस तरह इसने यहां पे पेनिट्रेट किया इसोफेगस ने, ये जो ओपनिंग है इसको हमने बोल दिया हाइटस। क्या बोल दिया, हाइटस। इसी ओपनिंग से जिससे इसोफेगस आई है, इसी ओपनिंग से अगर जो स्टमक का जो ऊपरी पार्ट है, जो फंडस पार्ट है और जो कार्डियक पार्ट है, या अब मेनली फंडस पार्ट को याद रखो, फंडस पार्ट है वो इसी हाइटस से ऊपर की तरफ थोरेसिक कैविटी में चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइटस हर्निया। हर्निया किसको बोलते हैं कि जो नॉर्मल जिस ऑर्गन की लोकेशन जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में है और वो एबनॉर्मली या तो थोरेसिक कैविटी में चला जाता है या वो पेल्विक कैविटी में या इनग्वाइनल कैविटी के अंदर चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हर्निया। मतलब जिस नॉर्मल कैविटी के अंदर वो ऑर्गन लोकेटेड है वहां से अगर वो दूसरी कैविटी के अंदर चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं हर्निया। ये कहां जा रहा है, तो हाइटस के थ्रू जो है थोरेसिक कैविटी में जा रहा है, इसलिए इसको बोल दिया हाइटल हर्निया। अब देखिएगा अगर ये पार्ट जो है ये यहाँ पे ऊपर चला गया, यहाँ पे ये दो प्रकार से जा सकता है, या तो स्लाइडिंग जा सकता है या इस इसोफेगस के बराबर जा सकता है। इसको भी आप देख लीजिएगा। जिस तरह अब ये वाला जो पार्ट है ये इस तरह से ऊपर चला गया, इस तरह से, तो ये क्या किया, जहां पे इसोफेगस है उसके बराबर से ये ऊपर की तरफ यहाँ पे निकल गया ये वाला पार्ट। इसको आप ये जो हाइटस हर्निया वाली जो हमने बोला कि ये हाइटस जो है जिस जो ओपनिंग है किसके पेनिट्रेट किया, जिसने इसोफेगस ने डायफ्राम को, उसको हमने हाइटस बोला। उसके बराबर से अगर इसके पैरेलली ये मान लीजिए इसोफेगस आ रही है, उसके पैरेलली अगर वहां पे ये फंडस पार्ट है ये भी उस हाइटस ओपनिंग से थोरेसिक कैविटी में चला गया
तो इसको हम बोलते हैं पैरा इसोफेजियल जो हाइटल हर्निया। इसमें क्या होता है, पैरा मींस उसके पैरेलल, जो इसोफेगस जिस तरह से आ रही है उसी के पैरेलल में ऊपर क्या चला गया, फंडस पार्ट चला गया, तो उसको हमने बोल दिया पैरा इसोफेजियल हाइटस हर्निया। एक दूसरा होता है जिसके अंदर सिंपल क्या है कि जो ये इसोफेगस है ये इसी के अंदर से ऊपर की तरफ चला जाना, तो ये कैसे चला जाएगा, ये जो पार्ट है ये पार्ट इस तरह से वहां पे जो है वो इंक्लूड रहता है। मतलब ये जो पार्ट है ये ऊपर की तरफ चला गया, जाना तो इसने नीचे था, ये अब कहां चला गया, ये डायफ्राम आ गया, ये डायफ्राम है। तो अब देखिए ये पार्ट जो है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर चला गया, इसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग हाइटल हर्निया, कि वो स्लाइड करके फिसल के ऊपर की तरफ चला गया। तो दो प्रकार के वहां पे हाइटल हर्निया देखने को मिल सकता है। मतलब हाइटल हर्निया का मतलब आप समझ गए कि जो हाइटस वाली ओपनिंग है वहां से जो स्टमक का पार्ट है वो थोरेसिक कैविटी में जाएगा, हो सकता है वो इसोफेगस के बराबर से चला जाए तो पैरा इसोफेजियल हाइटल हर्निया, अगर वो इसोफेगस के अंदर ही घुस के ऊपर चला जाए तो उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। इन दोनों ही वजहों से जो प्रेशर है वो कार्डियक स्फिंक्टर के ऊपर ज्यादा पड़ता है और वो इनकम्पिटेंट हो जाता है, अब वो पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पाता और वहां पे जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो इसोफेगस के अंदर चले जाते हैं। तो हाइटस हर्निया है, इसकी वजह से वहां पे इनकम्पिटेंस देखने को मिलती है, किसके अंदर, जो कार्डियक स्फिंक्टर उसके अंदर इनकॉम्पिटेंस, किसके अंदर, इन कार्डियक स्फिंक्टर के अंदर। तो अब ये आपको बात समझ आ गई कि जो कंटेंट जो है वो नीचे होना चाहिए था वो अब इसोफेगस से ऊपर या उसके मतलब इसोफेगस का जो कार्डियक स्फिंक्टर उससे ऊपर चला गया, तो ग्रेविटी के कारण ही वो फूड जो है वो स्टमक से इसोफेगस के अंदर चला जाएगा और जो प्रेशर की वजह से वहां पे क्या होगा, ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है ये इनकम्पिटेंट हो जाएगा और जो बैक फ्लो है गैस्ट्रिक कंटेंट का वो इसोफेगस में चला जाएगा। तो एक तो आपको वहां पे हाइटल हर्निया वहां पे जो है वो याद रखना पड़ेगा कि अगर किसी पेशेंट में हाइटल हर्निया है तो वहां पे आपको जो है GERD देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमने प्रेगनेंसी बताया, ओबेसिटी वहां पे बताया, अगर वहां पे एसाइटिस अगर वहां पे आपको देखने को मिलता है तो ये मेन जो रीजन है जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर वहां पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा वहां पे वो कहता है, अगर आप और देखो तो कहता है किसी भी वजह से अगर पाइलोरिक स्टेनोसिस हो गया है, पाइलोरिक स्टेनोसिस किसको बोलते हैं, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है अगर वो नैरो हो गया है तो अब जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो ड्यूडेनम के अंदर तो बहुत धीरे धीरे जा रहा है, वो वहीं पे इकट्ठा है और पेशेंट कोई चीज और लेगा तो अब स्टमक के अंदर प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि वो वहां पे जो कार्डियक स्फिंक्टर है वहां से गैस्ट्रिक कंटेंट कहां जाने लग जाएगा, इसोफेगस में। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसके अलावा अगर हम पाइलोरिक स्टेनोसिस या पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन के अलावा वहां पे कोई देखें तो वो कहता है अगर वहां पे इंक्रीज्ड यूज ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट्स, जो गैस्ट्रिक इरिटेंट्स हैं जो स्टमक को वहां पे इरिटेट करते हैं, वहां पे एसिड का सिक्रेशन बढ़ाते हैं, अगर ऐसे वहां पे जो मतलब कंटेंट अगर आप वहां पे डाइट के अंदर यूज कर रहे हो तो वो कहता है कि वहां पे GERD ज्यादा देखने को मिलता है। अब अगर हम देखें कि ये गैस्ट्रिक जो इरिटेंट है वो कौन कौन से हैं, वैसे तो मैं इनको पहले बता चुका हूं आपको, एक बारी फिर आप इनको देख लीजिएगा। गैस्ट्रिक इरिटेंट्स, तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन कई बारी पूछा गया है वहां पे। तो इसके अंदर वहां पे देखिएगा जो टी है, चाय आप पीते हैं, उसके अलावा जो कॉफी है, इसके अलावा वहां पे आप चॉकलेट्स हैं, इसके अलावा वहां पे हाई फैटी डाइट है, उसके अलावा हाई स्पाइसी फूड है, इसके अलावा जो आप मान के चलिए जो ये टोबैको चीविंग है, टोबैको चीविंग है,
एल्कोहल कंजप्शन है, इसके अलावा वहां पे सिगरेट स्मोकिंग है, इसके अलावा एक्सेसिव यूज ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स है एनसेड्स जिसको बोलते हैं, उनका अगर ज़्यादा यूज हो रहा है तो एक्सेसिव यूज ऑफ एनसेड्स, और इसके अंदर पर्टिकुलरली अगर याद रखना चाहो तो एस्प्रिन जो है उसके द्वारा वहाँ पे जो है ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सब जो है ये गैस्ट्रिक वहाँ पे इरिटेंट का काम करते हैं। ठीक है, टी, कॉफ़ी, चॉकलेट्स, हाई फैटी डाइट, हाई स्पाइसी फूड है, टोबैको चीविंग है, अल्कोहल कंजप्शन है, सिगरेट स्मोकिंग है, एनसेड्स का यूज़ है। अगर पेशेंट इनका ज़्यादा यूज़ करता है तो भी पेशेंट जो है वो ससेप्टिबल है किसके लिए, GERD के लिए। तो ये सब जो है ये रीजन है किसके लिए, GERD होने के रीजन है। तो देखिएगा इंक्रीज एब्डोमिनल, अगर प्रेशर वहां पे इंक्रीज हो रहा है तो GERD हो सकता है। तो हमने वहां पे बता दिया कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो वहां पे GERD होने का खतरा रहेगा। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा ओबीज है तो वहां पे खतरा रहेगा। अगर वहां पे पेशेंट में एसाइटिस है तो वहां पे GERD होने का वहां पे रिस्क रहेगा। इसके अलावा हाइटल अगर हर्निया है, ठीक है, पाइलोरिक स्टीनोसिस कह दो चाहे पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन कह दो, एक ही बात है। ठीक है, इसके अलावा इंक्रीज यूज ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट्स हैं, उनकी वजह से अगर वहां पे अगर किसी भी वजह से डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है, मतलब खाना जो है वो बहुत देर तक स्टमक के अंदर पड़ा रहता है, तो भी वहां पे GERD होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो हम बोल सकते हैं डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। अगर लंबे समय तक वहां पे जो स्टमक है वो भरा भरा रहता है, वो खाली बहुत कम होता है, जिसको मैंने बोल दिया डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। ये किन में देखने को मिलता है, ऐसे पेशेंट जिनके अंदर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स चल रही हो। ठीक है, उन पेशेंटों के अंदर वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जो है वहां पे GERD देखने को मिल सकता है। ये एंटी कोलिनर्जिक जो ड्रग्स है वो कौन कौन सी है, इनका हम न्यूरो के अंदर और जो इसकी डिजीज पोर्शन के अंदर फार्माकोलॉजी के अंदर बात करेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे। ये सिंपल है, जो एसिटाइलकोलिन है उसके जो रिसेप्टर्स है उसके वहां पे बाइंडिंग को ये कम कर देती है। एसिटाइलकोलिन जो है वो मेन कोलिनर्जिक रिसेप्टर के लिए काम करता है जो गैस्ट्रिक मूवमेंट और सिक्रेशन को बढ़ाती है। तो ऐसी कोई भी वजह जो उसकी मूवमेंट और सिक्रेशन को कम कर दे तो वहां पे जो है GERD होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो ये भी एक वर्ड आप याद रख लेना। ये हमने गैस्ट्रिक इरिटेंट के बारे में बता दिया। अब जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर आता है, जहां से असल में क्वेश्चन पुट होता है, वो है इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। भाई ऐसे कौन से वहां पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो आपको GERD के अंदर देखने को मिलेंगे। बहुत ही क्लासिकल सिम्टम है और वो आपने याद रखना है। अब देखिएगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आप इमेजिन करके देखिएगा, जब गैस्ट्रिक कंटेंट है वो इसोफेगस के अंदर जा रहा है तो ऑफ कोर्स वहां पे पेन होगा। इसके अलावा अगर वहां पे हर्निया देखने को मिल रहा है तो स्टमक कहाँ आ गया, थोरेसिक कैविटी में। तो अब वहां पे उसको थोरेसिक कैविटी में हैवीनेस फील होगी, फुलनेस फील होगी। इसके अलावा वहां पे क्या होगा, पेशेंट को थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेशर इंक्रीज रहेगा। ठीक है, उसके अलावा वहां पे पेशेंट के अंदर है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर रहेगा तो उसके ऊपर क्या है कि हार्ट के ऊपर वो प्रेशर करेगा तो वो हार्ट को स्टिमुलेट करके रखेगा, तो वहां पे आपको टैकीकार्डिया वगैरह भी देखने को मिल सकता है। खट्टी डकारें हैं वो आएगी। पेशेंट को वहां पे जो इसोफेगस है वहां पे जो अल्सर बन जाएंगे, जहां पे एसिड आके लगेगा वहां पे पेन होगा, तो उसको वहां पे लगेगा कि मेरे छाती के अंदर पेन है, तो उसको आप हार्ट बर्न भी बोलते हो, जिसको हम पायरोसिस बोलते हैं। ये इसका मतलब क्लासिकल सिम्टम है। इसके अलावा एनोरेक्सिया रहेगा, पेशेंट की फुलनेस की फील आएगी कि मेरे को ऐसे लग रहा है कि जो मैंने पहले खाया वही पड़ा है, अब मैं आगे क्या खाऊं। और वो जैसे ही खाएगा तो वहां पे पेन होगा, तो पेशेंट जो है वो इतना डिस्कम्फर्ट फील करेगा कि नोजिएटेड फील करेगा और कई बार वहां पे वोमिटिंग भी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये लंबे समय तक अगर वहां पे चलता रहा
तो ये भी देखने को मिल सकता है कि उसकी वोमिटिंग के अंदर वहां पे जो इसोफेगस के अंदर अल्सर था वहां से ब्लीड होके हिमेटिमेसिस भी वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। और अगर वहां पे बहुत ज्यादा हिमेटिमेसिस है तो पेशेंट के अंदर जो है एनीमिया भी वहां पे देखने को मिल सकता है। तो ये उसकी सीवियरिटी के ऊपर है कि वो कौन सी है। अभी अगर अल्सर जो है वो सिर्फ म्यूकोजा तक लिमिटेड है तो वहां पे जो है ये सिम्टम आपको नहीं देखने को मिलेंगे, हल्के पायरोसिस वगैरह, इंडाइजेशन, डिस्फेजिया ये देखने को मिलेंगे। अगर वही चीज सब म्यूकोजा मसल लेयर तक चली गई है तो वहां पे ब्लीडिंग की टेंडेंसी भी देखने को मिल सकती है, पेन की इंटेंसिटी भी वहां पे बढ़ सकती है। ठीक है, इसके अलावा वहां पे पेशेंट के अंदर एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग ये तो है ही, उसके अलावा एनीमिया भी देखने को मिल सकता है। तो अल्सर की वहां पे सीवियरिटी पे डिपेंड करता है सिम्टम। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं पहला इसका सिम्टम जो एग्जाम में भी पूछा जाता है वो है पायरोसिस। क्या है? पायरोसिस, जिसको आप हार्ट बर्न भी बोलते हो, हार्ट बर्न भी वहां पे कहा जाता है। ठीक है, पायरोसिस या हार्ट बर्न। इसके अलावा वहां पे जो सिंपल से सिम्टम है एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, ये तो आप किसी भी कंडीशन के अंदर आप वहां पे देखोगे। एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, ये आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वहां पे जो चेस्ट है उसके अंदर वहां पे जो स्टमक है वो वहां पे ऊपर की तरफ मूव कर गया तो वहां पे चेस्ट के अंदर हैवीनेस या टाइटनेस वहां पे देखने को मिलेगी। तो जो थोरेसिक कैविटी में वहां पे जाने के कारण वहां पे चेस्ट टाइटनेस या हैवीनेस जो है इन चेस्ट वहां पे आपको देखने को मिलेगी। और हो सकता है ये जो है ऊपर आपको पता है यहाँ पे क्या है, हार्ट है, तो हो सकता है ये हार्ट को वहां पे जो है स्टिमुलेट करे। अगर उसके टच हो रहा है तो वो स्टिमुलेट करेगा तो वहां पे पैल्पिटेशन भी आपको देखने को मिलेगी, एंजाइटी भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। तो आप वहां पे बोल सकते हो कि वहां पे टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, पेशेंट जो है वो एंशियस रह सकता है, उसको ऐसे लगता है कि हो ना हो मेरे को हार्ट का अटैक आया है। ठीक है, तो वहां पे एक्सेसिव स्वेटिंग भी देखने को मिल सकती है, पेशेंट घबराया हुआ रहेगा वहां पे, उसको ऐसे लगेगा कि ये सारे सिम्टम जो है, हार्ट की रेट भी बढ़ गई है और मेरे हार्ट के अंदर वहां पे पेन भी हो रहा है। वो पेन असल में किस चीज का पेन है? पेन वहां पे किस चीज का है? वो जो इसोफेजियल अल्सर है वहां पे जब गैस्ट्रिक कंटेंट के अंदर जो वहां पे एसीएल है वो एसिड आके लगता है तो वहां पे जो है वो जलन होती है, पेन होती है। तो यहाँ पे पेन वहां पे देखने को मिलेगा, पेन एट अल्सरेशन साइट, जहां पे वो अल्सर हुआ है इसोफेगस के अंदर वहां पे आपको जो है वो पेन देखने को मिलेगा। तो पेन एट अल्सरेशन साइट, उसके अलावा पायरोसिस है, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग है, चेस्ट टाइटनेस है, हैवीनेस है, पैल्पिटेशन, एंशियस वहां पे रहेगा, पेशेंट घबराया हुआ रहेगा, एक्सेसिव स्वेटिंग वहां पे आपको देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर। इसके अलावा वहां पे अगर हम देखें भाई हमें और वहां पे क्या चीज देखने को मिल सकती है तो हम वहां पे बोल सकते हैं कि वहां पे हमें इन सिम्टम्स, ये सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये सिम्टम्स आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा वहां पे बोले तो पेशेंट के अंदर जो है पेशेंट डरने लग जाता है कि मैं कुछ भी खाऊंगा तो मेरे दर्द होगा। और ऑफ कोर्स दर्द होगा क्योंकि जैसे ही वो कोई भी चीज लेगा वो उस अल्सर के ऊपर लगेगी तो वहां पे पेन होगा। तो पेशेंट के अंदर जो है वहां पे ओडाइनोफेजिया, जब पेशेंट वहां पे स्वेलिंग करता है तो पेशेंट के अंदर वहां पे पेन फील होता है पेशेंट के अंदर। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो गैस्ट्रिक कंटेंट है ये बार बार इसोफेगस के अंदर आ रहा है, तो जो हमारा अपर इसोफेजियल जो एंड है वहां पे भी वहां हो सकता है अल्सर बन गया हो। तो वहां पे हमें जो है जैसे ही वो स्वेलो करेगा तो वहां पे पेन वहां पे पेशेंट को देखने को मिलेगा। इसके अलावा पेशेंट में डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग भी वहां पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि बार बार वहां पे पेशेंट ने अगर वोमिटिंग की है तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट आया उसने वहां पे क्या किया, जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स के नीचे जहां पे अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर या क्रिको इसोफेजियल स्फिंक्टर जिसको बोलते हैं, अगर वहां पे अल्सर हो गया तो पेशेंट को ओडाइनोफेजिया मींस पेनफुल स्वेलिंग या पेन ड्यूरिंग स्वेलिंग, अगर स्वेलिंग के दौरान पेन हो रहा है तो वहां पे ओडाइनोफेजिया भी देखने को मिलता है। ये इतने कॉमन नहीं है कि हो ही हो, लेकिन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग,
और अगर वहाँ पे जो अल्सर है वो अल्सर काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो वहाँ पे वोमिटिंग के अंदर ब्लड आ सकता है, जिसको आप क्या बोलते हो, हीमेटइमेसिस। हीमेटइमेसिस, तो ब्लड आना वोमिटिंग के अंदर, हीमेटइमेसिस। तो ये सब चीज़ें जो है आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। अब ये सिम्टम है, इससे बाहर कोई सिम्टम मेरे को नहीं लगता वो आपसे पूछेगा। अब सीधा अपने आते हैं इसके डायग्नोसिस के ऊपर कि आप वो है वो डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है वो क्या क्या परफॉर्म करोगे। तो कभी भी आप डायग्नोस्टिक टेस्ट वहाँ पे परफॉर्म करो तो आप पेशेंट से वहाँ पे हिस्ट्री ले लो। क्या कर लो, पेशेंट से हिस्ट्री ले लो। वो आपको हिस्ट्री के अंदर ही बहुत कुछ बता देगा। आपने उससे जब पूछा कि आपकी जो फूड हैबिट्स क्या क्या है वो बताइए, आप वहाँ पे किसी तरह का वहाँ पे जो है वो ड्रग्स तो नहीं ले रहे हैं, एनसेड्स तो वहाँ पे नहीं ले रहे हैं पेशेंट की, मैं लंबे समय से एस्पिरिन ले रहा हूँ, वो कहेगा मैं लंबे समय से जिस तरह है कि आइबुप्रोफेन वगैरह लेता हूँ, या वो कहेगा मैं सिगरेट स्मोकिंग करता हूँ, अल्कोहल कंजप्शन करता हूँ, टोबैको चीविंग है, या मुझे वो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, या मैं चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खाता हूँ, या मैं जो टी है वो खाली पेट ही टी पीता रहता हूँ और दिन में जो है 20-22 बार चाय पी लेता हूँ। तो ये सब कंडीशन जो है वो हमें GERD को बताएगा। तो वहाँ पे जो हिस्ट्री है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वहाँ पे, कि आप वहाँ पे जो है उसका पता लगा सकते हो। उसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन है, आप वो कर सकते हो कि अगर पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा हीमेटइमेसिस है तो वहाँ पे एनीमिया वगैरह देखने को मिल सकता है। आपने जब पेशेंट के ऑस्कल्टेट किया तो वहाँ पे आपको पता लगा कि पेशेंट जो है वहाँ पे जो पेशेंट की चेस्ट है वहाँ पे हैवीनेस है और वहाँ पे कुछ जिस तरह मान लो आपको चेस्ट टाइटनेस वाले सिम्टम पेशेंट जो है वो बताएगा। उसके अलावा आप वहाँ पे जब ऑस्कल्टेट करोगे, स्टेथ लगा के देखोगे तो आपको हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये सब जो चीज़ें ये आपको हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन से पता लग जाएगा। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन से आपको वहाँ पे पता लग जाएगा। उसके अलावा आप जब इंस्पेक्शन करोगे तो आपको हाइटस हर्निया अगर वहाँ पे है तो वो भी वहाँ पे दिखाई देगा। उसके अलावा वहाँ पे आप क्या करा सकते हो, तो वहाँ पे एंडोस्कोपी करा सकते हो। ये सबसे बेस्ट वहाँ पे है। ये आपको बिल्कुल जो एग्जैक्ट बात है वो आपको वहाँ पे ये बता देगा। तो ये बेस्ट वहाँ पे डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन है एंडोस्कोपी। ये हम करवाते हैं और उससे हमें पता लग जाता है कि पेशेंट के अंदर इसोफेजियल अल्सर है या वहाँ पे कोई हर्निया देखने को मिल रहा है, क्या चीज़ है वहाँ पे। और दूसरा, अगर वहाँ पे अल्सर है तो वो उसका ग्रेड कौन सा है, ग्रेड फर्स्ट है, सेकंड है, कि म्यूकोजा तक है, सब म्यूकोजा तक है, या मसल लेयर तक है, या सिरोसा तक वहाँ पे ये पहुँच गए। तो हम वहाँ पे यूजुअली एंडोस्कोपी कराते हैं, उससे हमें पता लगता है। करवाने को हम CT वगैरह भी करा सकते हैं, लेकिन जो चॉइस है हमारी, जो चॉइस ऑफ डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन हमारा जो टेस्ट है वो क्या है, एंडोस्कोपी। ये हमें बेस्ट वहाँ पे रिजल्ट देता है। ये जो हमें बेस्ट रिजल्ट वहाँ पे देगा कि एक्चुअल में जो डिजीज कंडीशन है उसको बहुत बेस्ट तरीके से जो बता सकता है वो है एंडोस्कोपी। अब हम इसकी लास्ट में बात करते हैं ट्रीटमेंट। भाई आप इसका कैसे मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये कहता है मैनेजमेंट में आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ पे अगर देखो तो आपने वहाँ पे क्या करना है, डाइटरी मैनेजमेंट करना है। सबसे पहले क्या करना है, डाइटरी मैनेजमेंट। तो इसके अंदर आप वहाँ पे देखो डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर वहाँ पे या डाइटरी एडवाइस आप वहाँ पे क्या दोगे पेशेंट को। तो आप डाइटरी एडवाइस के अंदर सिंपल सा एक ही वर्ड वहाँ पे बोल सकते हो, अवॉइड द यूज ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट्स। जो गैस्ट्रिक इरिटेंट्स हमने पढ़े थे उसको वहाँ पे आप क्या कर दो, अवॉइड कर दो। ठीक है, वहाँ पे आप उस पेशेंट को डाइट कैसी दोगे। अगर आपसे कोई पूछे कि आप वहाँ पे चलो ठीक है गैस्ट्रिक इरिटेंट को तो आपने अवॉइड कर दिया, वहाँ पे डाइट कैसे दोगे। तो हमने यहाँ पे हमारा मेन फोकस क्या रहेगा कि जल्दी से जल्दी हम स्टमक को खाली करवाएं ताकि वो जो है वो बैक फ्लो ना करे। ठीक है, तो अगर वहाँ पे डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग वाली समस्या है तो हम वहाँ पे जो एंटीकोलिनर्जिक पेशेंट ड्रग ले रहा है उसको वहाँ पे बंद करवाएं या उसकी डोज को डिक्रीज करा दें। ठीक है, दूसरा हम वहाँ पे क्या करें, ऐसी डाइट लें जो स्टमक को जल्दी खाली कराती है। तो ये हम पेप्टिक अल्सर में पढ़ चुके हैं भी ऐसी डाइट कौन सी होगी, वो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ पे हमें क्या करना है, लो तो फैट डाइट देनी है, क्योंकि सबसे लेट खाली कौन करवाता है स्टमक को, फैट। तो हमें फैट क्या देना है, लो। और जल्दी खाली कौन कराती है, तो हमें पता है जी जल्दी खाली कराती है कौन, कार्बोहाइड्रेट। तो हम वहाँ पे क्या देंगे, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई कार्बोहाइड्रेट्स।
इसके अलावा जो वुंड हीलिंग है उसको, मतलब जो अल्सर बनेंगे उनको हील होने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन। तो हम यहाँ पे हाई प्रोटीन देते हैं, हाई प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट, लो फैट। और एक हमने फाइबर का और पढ़ा था कि जो फाइबर है वो स्टमक को लेट खाली कराता है, तो हम यहाँ पे फाइबर क्या देंगे, लो। तो लो फाइबर डाइट देंगे, क्या देंगे, लो फाइबर डाइट। ये आपने यहाँ पे डाइट बता दी, लो फाइबर, लो फैट, हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन। ये आप वहाँ पे जो डाइट है वो रिकमेंड करोगे GERD वाले पेशेंट को, ठीक है। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि डाइट हम वहाँ पे कौन सी देंगे, तो हम बता दिया कि हम ये डाइट वहाँ पे देंगे। एक्सेसिव जो हॉट जो जितने भी बिवरेजेस है, सूप वगैरह है, वो हम अवॉइड करते हैं क्योंकि वो सीधा अल्सर के ऊपर काम करता है। यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, कोल्ड मिल्क वहाँ पे दे सकते हैं। हम पेशेंट को क्या दे सकते हैं, कोल्ड मिल्क वहाँ पे दे सकते हैं। जहाँ पे भी अल्सर हो, चाहे पेप्टिक अल्सर है, चाहे गैस्ट्रिक अल्सर है, चाहे इसोफेजियल अल्सर है, वहाँ पे कोल्ड जो मिल्क है उसको हम एनकरेज करते हैं कि वो ज़्यादा पियो, उससे पेशेंट को आराम भी लगेगा और मिल्क से वहाँ पे जो है शुगर भी मिलेगी और प्रोटीन भी वहाँ पे मिलेगा। तो कोल्ड मिल्क वहाँ पे हमारा जो है हम प्रेफर करते हैं इन पेशेंटों में जिनके अंदर अल्सर की फॉर्मेशन वहाँ पे रहती है। तो ये हमने डाइट बता दिया, डाइटरी एडवाइस भी दे दी कि अवॉइड कर दो गैस्ट्रिक इरिटेंट्स को, और ये हमने डाइट बता दी, कोल्ड मिल्क वहाँ पे हमने दिलवा दिया पेशेंट को। इसके अलावा वहाँ पे अगर हम ड्रग्स की बात करें या फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें, तो सिंपल जो हमारे पास ड्रग्स है हमने वो ड्रग्स यहाँ पे यूज कर लेनी है। वो ड्रग्स क्या क्या है, हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स है और एंटी एसिड्स है। ये तीनों ही हम जो पेप्टिक अल्सर में पढ़ के आए वही यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो ये पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, एस्मोप्राजोल, ये सब। उसके अलावा H2 जो रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, रेनिटिडाइन है, सिमेटिडाइन है, ये आप वहां पे दे सकते हो। इसके अलावा जो एंटी एसिड्स हैं, एंटी एसिड्स कौन कौन से, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वो आप वहां पे यूज कर सकते हो। PPI है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, एंटी एसिड्स है, इनको वहां पे आप जो है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा वहां पे अगर हम और वहां पे क्या चीजें अगर यूज करना चाहें तो हम वहां पे क्या यूज कर सकते हैं, तो ये कहता है कि जिस तरह ये PPI है, ये अगर आप यूज कर रहे हो और अगर आपको उन अल्सर के अंदर जब आपने उस एंडोस्कोपी कराई तो वहां से हम यूजुअली क्या करते हैं, बायोप्सी का सैंपल लेते हैं। क्या लेते हैं, बायोप्सी का सैंपल। अगर उस बायोप्सी के सैंपल में H पाइलोरी अगर प्रेजेंट रहता है, चांस तो कम है कि GERD में H पाइलोरी हो क्योंकि ये तो गैस्ट्रिक कंटेंट की वजह से है, लेकिन फिर भी अगर रहे तो आपको H पाइलोरी के लिए आपको पता ही है वहां पे ट्रिपल और क्वाड्रिपल जो थेरेपी चलती है वो हमने वहां पे दे देनी है। बस ये चीज याद रखना, ये सिंपल सा है कि अगर वहां पे H पाइलोरी का कोई नाम ले तो आपको ट्रिपल थेरेपी वहां पे याद रखनी है, जिसके अंदर हम ACP याद रखना, एमोक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन और पेंटाप्राजोल देते हैं, और अगर इनसे सही नहीं हो तो हम चौथी वहां पे मेट्रोनिडाजोल ऐड कर देते हैं। तो ये तो यहाँ पे बहुत रेयर सी बात है कि वहां पे H पाइलोरी हमें इसमें मिलता नहीं है। अगर बाई चांस वहां पे मिले, वो बोले कि H पाइलोरी भी वहां पे देखने को मिल रहा है, तो हम वहां पे ट्रिपल थेरेपी यूज कर लेते। तो हमने PPI, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर और एंटी एसिड्स यूज कर दी। अब हम बात करें कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग मैनेजमेंट, इसके अंदर 3-4 बात हम बताएंगे और वो चीज जो है हमें याद रखनी है। पहली चीज तो जो इसके मतलब रिस्क फैक्टर या कोस्ट है, उन सब का वहां पे हमने क्या करना है, सप्रेस करवा देना है। जिस तरह अवॉइड गैस्ट्रिक इरिटेंट, उसके अलावा अगर ओबीज पर्सन है तो उसको वेट जो रिड्यूस करने वाली एक्सरसाइज या उसके मेथड्स बताने हैं कि वो कैसे कर सकता है। इसके अलावा अगर हर्निया है तो वहाँ पे सर्जरी के लिए जाएगा तो उससे भी वहाँ पे आराम आ जाएगा। ये सब हमने बता दिया। अब है कि नर्सिंग मैनेजमेंट में हमने उसको पेशेंट को वेट रिडक्शन के लिए बोल दिया, डाइट के लिए बोल दिया। उसके अलावा देखिएगा पेशेंट, अब आप इसको कंपैरिजन बाद में कर सकते हो, पहले हम इसकी बात कर लें, फिर हम डंपिंग सिंड्रोम के साथ इसकी कंपैरिजन करेंगे। ये कहता है यहाँ पे गैस्ट्रिक की जो कंटेंट है वो बहुत लेट जो है डिओडेनम में जा रहे हैं, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है वो लेट हो रही है। तो हम हर उस तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को जल्दी खाली करे। तो वो कहता है हमने डाइट वहां पे बता दी। उसके अलावा हम बोल सकते हैं कि पेशेंट ने जब खाना खाया, खाना खाते ही पेशेंट को लेटना नहीं है, पेशेंट को बोलना है कि तुझे वॉक करना है। वॉक करने से क्या होगा कि जो जीआई की मूवमेंट्स है वो इंक्रीज होती है, तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है वो इंक्रीज रहेगी। तो यहाँ पे एक चीज बताना है, मतलब नेवर लाई डाउन
जस्ट आफ्टर ईटिंग के बाद में जो है वो वहां पे पेशेंट को लेटना नहीं है। जबकि हम डंपिंग सिंड्रोम वाले में क्या बोलते थे कि वहां पे लेटना है, क्यों? क्योंकि वो जल्दी खाली होता था, हमने उसको लेट खाली कराया। उसके अलावा पेशेंट जब लाई डाउन करेगा तो वो कौन सी पोजीशन में करेगा, तो हम उसको फाउलर पोजीशन के अंदर वहां पे लाई डाउन या सेमी फाउलर में वहां पे कराएंगे। मतलब हेड एंड जो वो अप रखना है ताकि ग्रेविटी के कारण भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो नीचे की तरफ चला जाए। तो यहाँ पे पोजीशन द पेशेंट फाउलर या सेमी फाउलर, मतलब हेड एंड है उसको अप रखना है वहां पे, वो पोजीशन देनी है व्हेन लाई डाउन, जब वो सोए लेटे जब, तो उसको ये पोजीशन वहां पे देनी है। ठीक है। इसके अलावा वहां पे कहता है कि जो आप जब खाना खाओगे तो फ्लूइड का कम से कम यूज करना है, क्योंकि जो फ्लूइड होता है उसका ज्यादा चांस रहता है कि वो पानी हल्का सा प्रेशर स्टमक के अंदर बढ़ेगा और वो पानी जो है वो गैस्ट्रिक कंटेंट के साथ बाहर आ जाएगा स्टमक के अंदर से इसोफेगस में। इसलिए अवॉइड करना है, अवॉइड फ्लूइड विद ईटिंग या विद मील, अब मील विद मील एंड जस्ट आफ्टर मील, या तो खाने के साथ या खाने के जस्ट बाद में जो है वहां पे जो फ्लूइड है उसको अवॉइड करना है। फ्लूइड को क्या करना है, अवॉइड करना है। वहां पे कम से कम वहां पे फ्लूइड लेना है, या नहीं लेना तो सबसे बेस्ट है वहां पे फ्लूइड अगर कम लोगे तो जो है वहां पे थिक रहेगा सिक्रीशन, तो उसकी वजह से जो है वो बहुत जल्दी जो है वो वहां पे बैक फ्लो उसका देखने को नहीं मिलेगा। अगर फ्लूइड आपने वहां पे ज्यादा ले लिया तो वो इजीली जो है उसका रीगर्जिटेशन वहां पे या रिफ्लेक्स वहां पे देखने को मिल सकता है। तो हमने लाई डाउन वाला वो बता दिया कि उसको लाई डाउन नहीं करना, उसको वॉकिंग करानी है खाने के बाद में, और उसे पोजीशन सेमी फाउलर या फाउलर वहां पे पोजीशन देनी है। उसके अलावा अवॉइड करना है फ्लूइड को क्या करना है, अवॉइड वहां पे करना है खाने के साथ और जस्ट आफ्टर खाने के बाद में। इसके अलावा वहां पे हमने ये देखना है कि जस्ट हम बता सकते हैं कि जब पेशेंट नाइट का खाना खाए तो वो जो है वो मतलब जब वो पेशेंट सोए उससे 2-3 घंटे पहले वो है खाना खा ले, तो मतलब वो अर्ली इवनिंग के अंदर ही खाना खा ले। मतलब डिनर शुड बी डन इन इवनिंग, गैप between eating and sleep should be 2 to 3 hours। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नॉर्मली क्या होता है कि हमारी जो फूड हैबिट्स वो इस तरह की है कि हम लेट खाना खाते हैं और खाना खाते ही लेट जाते हैं। ठीक है, नींद आने लग जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, पेशेंट को जो है वो खाना इवनिंग में 6-7 बजे खा लेना है, ताकि जब वो 9-1 बजे सोए तो वहां पे 2 से 3 घंटे का पेशेंट में गैप रहेगा। ये गैप इसलिए रहेगा कि अगर वो खाना खाते ही सो गया तो जो ग्रेविटी के कारण जो फूड जो है नीचे की तरफ जाना था और वो सिंपल लेट गया है, तो वो वहां पे जो पॉसिबिलिटी है जो गैस्ट्रिक कंटेंट की इसोफेगस में आने की वो बढ़ जाती है। अगर हम 2-3 घंटे वहां पे नहीं सोएंगे, अगर वहां पे हम वॉक करेंगे या बैठे रहेंगे, तो ग्रेविटी के कारण 2 से 3 घंटे में स्टमक खाली हो जाएगा, वो डोडेन में चला जाए सारा कंटेंट। फिर पेशेंट सोता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये हम वहां पे एडवाइस दे सकते हैं। तो ये इन्हीं के ऊपर से सिंपल क्वेश्चन जो है वो जीआरडी के अंदर पूछे जाते हैं। अब अगर अपन इसको एक बार रिवाइज करके और इसको कंप्लीट करते हैं टॉपिक को, देखिएगा हमने यहां से इसको स्टार्ट किया है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। रिफ्लक्स का मतलब होता है बैक फ्लो, ऐसी डिजीज जिसके अंदर बैक फ्लो होता है किसका, गैस्ट्रिक कंटेंट का, किसके अंदर, इसोफेगस के अंदर। ठीक है, तो ये हमने नॉर्मल बताया कैसे कि कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्टमक के अंदर और इसोफेगस में, इन चीजों का वहां पे लैक होता है, कमी होती है, तो उस वजह से वहां पे अल्सर होने का खतरा बढ़ जाता है। फिर हमने यहाँ पे बता दिया कि ये बैक फ्लो हो रहा है किसका, गैस्ट्रिक कंटेंट का, किसके अंदर हो रहा है, गैस्ट्रिक कंटेंट में क्या मिक्स होगा, गैस्ट्रिक जूस जिसमें एसिड वगैरह है, और वो कहाँ आ रहे हैं, इसोफेगस में। ऐसी डिजीज को हम जीईआरडी बोलते हैं। ये होता क्यों है, इनकम्पिटेंट कार्डियक स्फिंक्टर, ये कार्डियक स्फिंक्टर या जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसके इनकम्पिटेंस के कारण होता है, और इससे होगा क्या, डैमेज हो जाएगा, इरोजन आ जाएगी कहाँ पे, इसोफेजियल म्यूकोजा में। जो इसोफेगस की म्यूकोजा है वहां पे इरोजन, मतलब वहां पे
मतलब उसकी म्यूकोजा है वो वहां पे छिल जाएगी, उतर जाएगी, कट लग जाएगा, इरोजन हो जाएगा वहां पे। और अब ये कहता है कि ऐसी कौन सी वजहों से हो सकता है, तो उसने एक वजह तो ये बताई है कि ड्यू टू इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, अगर किसी भी वजह से इंक्रीज हो रहा है अगर एब्डोमिनल प्रेशर, तो वहां पे जो है GERD होने का खतरा रहेगा। उसमें हमने बता दिया प्रेगनेंसी है, एसाइटिस है, ओबेसिटी है, ये वजह होगी। दूसरा हमने बताया हाइटल हर्निया। ये क्यों होता है हाइटल हर्निया? क्योंकि इनकम्पिटेंस इन कार्डिक स्फिंक्टर, अगर किसी भी वजह से, अगर इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से जो गैस्ट्रिक जो स्टमक है, स्टमक का पार्ट अगर वहां पे थोरेसिक कैविटी में चला गया, उसको हमने हाइटल हर्निया बोला है। अगर किसी पेशेंट में हाइटल हर्निया हो गया तो ये क्या रिजल्ट करेगा? इनकम्पिटेंस आ जाएगी कार्डिक स्फिंक्टर में, कार्डिक स्फिंक्टर की फंक्शनिंग है वो पुअर हो जाएगी, तो उस वजह से वहां पे GERD हो सकता है। पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन या पाइलोरिक स्टेनोसिस की वजह से भी अगर फूड आगे की तरफ नहीं जा रहा है तो वो बैक फ्लो करेगा। इसके अलावा इंक्रीज यूज ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट्स, अगर गैस्ट्रिक इरिटेंट्स का हम ज्यादा यूज कर रहे हैं तो हो सकता है, या हम जो है ऐसी कोई ड्रग्स ले रहे हैं जो वहां पे पेशेंट की जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है, जो स्टमक है उसको खाली करने की जो रेट है उसको वो डिले कर देती है, धीरे कर देती है, तो भी वहां पे ये देखने को मिलता है। फिर हमने गैस्ट्रिक इरिटेंट कौन कौन से हैं उनके बारे में बात कर ली। टी है, कॉफी है, चॉकलेट्स है, हाई फैटी डाइट है, हाई स्पाइसी डाइट है, टोबैको चीविंग है, अल्कोहल कंजप्शन, सिगरेट स्मोकिंग, एक्सेसिव यूज ऑफ एनसेड्स या एस्प्रिन, उसके अंदर जो पर्टिकुलर एनसेड्स के अंदर है वो एस्प्रिन। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की पेन होगा, जहां पे अल्सर है ऑफ कोर्स होगा, उस म्यूकोजा में जहां पे अल्सर है वहां पे अगर कोई फूड आ रहा है या जो बैक फ्लो आ रहा है उन सबसे पेन होगा। इसके अलावा पायरोसिस वहां पे देखने को मिलेगा जिसको हार्ट बर्न बोलते हैं। फिर ये सिंपल से एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, चेस्ट टाइटनेस, हेवीनेस इन चेस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है एक तो पायरोसिस का, और दूसरा वहां पे दिया जाएगा चेस्ट टाइटनेस एंड हेवीनेस इन चेस्ट, ठीक है। और वहां पे पैल्पिटेशन भी पूछा जाता है, तो ये 2-3 सिम्टम दे के आपसे पूछेंगे। इसके अलावा वहां पे और क्या लिखा जा सकता है? सोर टेस्ट, खट्टा जो टेस्ट है इन माउथ, और इसको कंटिन्यूस, मतलब हमेशा जो मुंह है वो उसमें स्वाद जो है वो खट्टा खट्टा रहेगा, तो कॉन्टिन्यूस सोर टेस्ट वहां पे देखने को मिलेगा। खट्टे डकारे आना, ठीक है, या वहां पे जो है उस मतलब सोर सिक्रेशन जो है सलाइवा के अंदर जो है वो जो गैस्ट्रिक कंटेंट आ रहा है उसके कारण सोर सिक्रेशन वहां पे देखने को मिलेगा। खट्टी खट्टी मुंह जो है उसका स्वाद जो है वो खट्टा खट्टा रहेगा, तो उसको बोल देते हैं कंटिन्यूस सोर टेस्ट इन माउथ। पायरोसिस, एनोरेक्सिया, चेस्ट टाइटनेस, पल्पिटेशन ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ कंडीशन में ओडाइनोफेजिया और डिस्फेजिया भी देखने को मिलता है, और हेमेटिमेसिस भी देखने को मिल सकती है। फिर हमने बताया डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो हमें मोस्टली हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन से पता लग जाएगा, लेकिन हमें सबसे बेस्ट वहां पे क्या रहेगा? एंडोस्कोपी, वो हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वहां पे बता देगा। मैनेजमेंट के अंदर हम डाइटरी एडवाइस देंगे कि अवॉइड कर दो किसको? यूज ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट्स को। इसके अलावा डाइट है वो लो फैट डाइट देंगे, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन और लो फाइबर डाइट हम वहां पे प्रेस करें, एडवाइस करेंगे। और इसके अंदर हम कोल्ड मिल्क, जहां पे भी अल्सर है, चाहे पेप्टिक अल्सर में चाहे कहीं पे भी है, कोल्ड मिल्क है वो हमारा अच्छा जो मतलब वहां पे असर दिखाने वाली चीज है वो रहेगी, जो हमारी कार्बोहाइड्रेट भी दे देगी, उसके अलावा वहां पे प्रोटीन भी दे देगा, और वहां पे इरिटेशन भी कम करेगा, क्योंकि वो ठंडा होगा तो उसके कारण जो है वो वहां पे पेन नहीं होगा। फिर ड्रग्स हम कौन कौन सी यूज करेंगे? PPI है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, एंटासिड्स है, इनका हम वहां पे यूज करते हैं। फिर हमने नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर बताया कि पेशेंट को खाना खाते ही लेटना नहीं है, उसको चलना फिरना है, ताकि जो है वो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है वो तेजी से हो सके और बैक फ्लो है वो कम से कम वहां पे जाए। पोजीशन, जब पेशेंट लेटेगा तो उसको फाउलर या सेमी फाउलर पोजीशन देना, मतलब हेड जो है उसको अप रखना है। उसके अलावा खाने के दौरान जो है वो फूड और जो फ्लूइड है उसको, और खाने के जस्ट बाद में फ्लूइड नहीं देना है, क्योंकि जो फ्लूइड है वो बिल्कुल हल्का रहेगा तो वो बहुत आसानी से जो है वो रिगर्जिटेट हो जाएगा। इसके अलावा जो खाने और सोने के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए, ताकि वहां पे गैस्ट्रिक एम्पटिंगनेस है वो तेज हो सके, गैस्ट्रिक एम्पटिंग की रेट है वो तेज हो सके। तो ये जनरल सी जितनी एग्जाम में आने वाली बातें थी वो हमने GERD के अंदर कर ली है। आई होप आपको ये सब चीजें समझ आई होगी, और अब हम जो है वो नेक्स्ट डिजीज जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यहाँ पे देखेंगे। अब तक के लिए जो आपने समझा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।